हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमल खान और आप देख रहे हो खान मूवीज़ एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने लाया हूँ उसका नाम है द मार्टिन। इस मूवी में हमें एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की कहानी दिखाई गई है जो किसी कारण मार्स पे बाकी क्रू से बिछड़ के वहीं फंस जाता है, लेकिन वो काफी स्मार्ट था जिस वजह से वो एस्ट्रोनॉट वहाँ 1 साल तक सर्वाइव कर जाता है। अब असल में वो मार्स पे फंसा कैसे और पूरे 1 साल तक कैसे सर्वाइव कर गया और क्या वो अब 5 करोड़ मील दूर से अपने घर यानी अर्थ पे वापस आ पाएगा कि नहीं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो की एंड तक बने रहे। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ मरने वाला नहीं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम 6 एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो मार्स ग्रे से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें मार्स ग्रे पे आए हुए 17 दिन हुए थे और आज उनका आखिरी दिन था। वो लोग वहाँ से सैंपल इकट्ठा करके वहाँ से निकलने की तैयारी में थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। तभी एकदम से तूफान शुरू हो जाता है तो वो लोग मिशन रद्द करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी तूफान के बीच में जाते हुए उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क था, उसके साथ मलबा टकरा जाता है और उसे अपने साथ दूर ले जाता है। अब बाकी बचे एस्ट्रोनॉट्स के पास टाइम कम था। अगर वो लोग मार्क को ढूंढते तो वो सभी मारे जाते और वैसे भी मार्क मर चुका था, तो वो लोग मार्क की लाश वहीं छोड़ के रॉकेट में अपने स्पेस सेंटर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन हम मार्क को देखते हैं जो अब भी जिंदा था और काफी जख्मी था। अब वो काफी जख्मी था तो वो अपने इलाज करने हेल्प सेंटर में चला जाता है जो उन लोगों ने कुछ दिन वहाँ ठहरने के लिए बनाया था। वहाँ वो खुद की मरहम पट्टी करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो सबसे पहले वो नासा को मैसेज भेजने लगता है, लेकिन तूफान की वजह से वहाँ का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम नष्ट हो चुका था। तो अब मार्क के पास कोई चारा नहीं रहता। वो बड़ी मुसीबत में घर से 5 करोड़ माइल्स की दूरी पे एक ऐसे हेब में था जो सिर्फ 30 दिन टिकने के लिए ही बनाया गया था। उसके पास 68 दिन का खाना और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन बचा था। तो अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो निराश होकर इंतजार करने लगता है। इसी तरह 2-3 दिन गुजरने के बाद उसे वहाँ आलू उगाने का आइडिया आ जाता है। तो वो हिसाब लगाने लगता है कैमरे के सामने। ये उसका 21वां दिन था और अपनी हर एक्टिविटी कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता है ताकि अगर वो मर भी जाए तो उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। यहाँ में ये भी पता लगता है कि मार्क एक बोटनिस्ट है यानी वनस्पति वैज्ञानिक, जिस वजह से उसके पास खेती का अच्छा खासा ज्ञान था। उसके पास बचे कुछ आलू थे जिन्हें वो उगाना चाहता था। अब वो काम शुरू करते हुए सबसे पहले सोलर पैनल को साफ कर देता है जिससे हेल्प सेंटर में प्रॉपर तरीके से लाइट आती रहे। एक जगह वो मिट्टी बिछा देता है जहां उसने आलू उगाने थे और आलू उगाने के सारे इंतजामात कर लेता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ पानी था और मार्स पे पानी नहीं था, तो पानी बनाने के लिए उसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जलाना होगा, तभी पानी बनेगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ काफी मात्रा में मौजूद था जिसे वो यूज कर सकता था। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके जलाने लगता है, लेकिन उसने ठीक कैलकुलेशन नहीं की थी जिस वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसने कैलकुलेशन करते समय अपने सांसों से आ रही ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया था। अब वो अपनी हिम्मत ना हारते हुए एक बार फिर से उसे जलाने लगता है, लेकिन इस बार वो स्पेस हेलमेट पहन के आग लगा देता है। अब आग लगाने के बाद वहाँ पानी बनने लगता है जिसे वो कई दिन तक छोड़ देता है और वो पानी धीरे धीरे करके सभी जगह फैल जाता है। फिर एक दिन मार्क देखता है कि वहाँ एक नन्हा सा पौधा ग्रो कर गया, जिसे देखकर मार्क काफी खुश होता है। अब बेचारा मार्क यहाँ सही सलामत अपनी खेती में बिजी था और वहाँ अर्थ पे नासा इसकी मौत की घोषणा कर देते हैं। तभी नासा में काम करती एक लड़की हेब की पिक देखती है जिसमें काफी ऑब्जेक्ट मूव हो चुके थे। असल में वो वही सोलर पैनल और रोवर ट्रक था जिसे मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था। अब नासा के अधिकारियों को पता लग जाता है कि मार्क अब भी जिंदा है, लेकिन वो इस बात की जानकारी जनता को नहीं दे सकते थे जिसमें वो मार्क को वहाँ हेल्प भेज सके। उनके हिसाब से अगर वो लोग मार्क के लिए रेस्क्यू भेजेंगे तब तक वो भूख प्यास से मर चुका होगा। अब नासा वाले लगातार उसकी मूवमेंट पे नजर रखते हैं, लेकिन वो इसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि मार्स ग्रे पे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम नष्ट हो चुके थे। अब मार्क कंप्यूटर पे नासा के अगले मिशन के अपडेट चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद है और वो भी इसकी लोकेशन से 3200 किलोमीटर दूर, और इसका रोवर ट्रक ज्यादा से ज्यादा 35 किलोमीटर तक ही जा सकता था क्योंकि उसे वापस चार्ज करने के लिए हेब में लाना पड़ता है। तो
तो मार्क दूसरे रोवर की बैटरी भी उसमें लगा देता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर पाए, लेकिन ये भी बहुत कम था। वो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर ही जा सकता था, वो भी हीटर ऑफ करने के बाद ही, वरना इससे भी कम। तो वो कुछ और ट्राई करने का सोचता है। अब मार्क सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। तभी उसे मॉनिटर पे दिखता है कि वहाँ कुछ दूरी पे 1997 के पाथफाइंडर का मलबा पड़ा है। तो वो इसे लेने निकल पड़ता है और वहाँ नासा के अधिकारी विंसेंट कपूर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मार्क असल में 1997 के पाथफाइंडर के जरिए उनके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। तो वो 1997 के पाथफाइंडर के सारे सिस्टम ऑन करवा देता है और मार्स पे मार्क 1997 के पाथफाइंडर को हेब के पास लाकर उसे ऑन कर देता है। फिर वो इसके कैमरे के जरिए उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन नासा वाले सिर्फ मार्क को देख सकते थे, वो बात नहीं कर सकते थे आपस में। तो मार्क कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगा देता है और कैमरे की मूवमेंट से उसे पता लग जाता है कि नासा अब उसे देख रही है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, क्योंकि एक मैसेज भेजने में ही सिर्फ 35 मिनट लग जाते हैं। तो अब मार्क एक और आइडिया लगाता है, वो इनसे कोडिंग में बात करने लगता है जिससे कम समय में ज्यादा बात हो सके, और इसी कोडिंग के जरिए बात करते हुए नासा के अधिकारी उसे रोवर को हैक करके पाथफाइंडर से कनेक्ट करने का तरीका बता देता है, जिससे वो आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो मार्क रोवर के कोडिंग में हेर फेर करके नासा से कनेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट ईमेल के जरिए नासा से बात करने लगता है। मार्क नासा को बता देते हैं कि उसने मार्स पे आलू उगा लिए हैं। तो अब जब नासा को इस बात का पता लगता है कि मार्क ने मार्स पे आलू उगा लिए हैं, जिससे उसे टाइम मिला है और वो लोग उसे बचा सकते हैं, तो अब नासा उसके रेस्क्यू मिशन में लग जाते हैं। नासा ने अभी तक मार्क के क्रू को मार्क के जिंदा बचने की बात नहीं कही होती, क्योंकि वो लोग आउटर स्पेस में थे और नासा नहीं चाहती थी कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम बने। और अब जब मार्क को पता लग जाता है कि उसके क्रू को अभी तक उसके जिंदा बचने की बात नहीं बताई गई, तो वो इस बात से बहुत चिढ़ जाता है और बदले में बहुत गालियां देने लगता है, जिसपे कपूर उसे कहते हैं सोच समझ के मैसेज किया करे मार्क, सारी दुनिया इस वक्त तुम्हारी कन्वर्सेशन देख रही है। अब मार्क भी कुछ कम नहीं था, उसे ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी, तो वो सीधा सीधा प्रेसिडेंट को ही गाली देकर बुरा भला कह देता है, जिसके बाद नासा के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय मार्क के क्रू को मार्क के बारे में बताने का। तो वो लोग मार्क के जिंदा होने की बात उन्हें बता देते हैं। अब मार्क जिंदा है इस बात की उन्हें बहुत खुशी होती है, साथ में उन्हें इस बात का बहुत दुख भी रहता है कि वो लोग मार्क को वहाँ बेसहारा छोड़ आए। खैर अब काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मार्क जब अपने हेब में जाता है तो हेब में छेद होने की वजह से चैम्बर पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है, जिसे उसने खेती के लिए बनाया था। उसके सारे पौधे नष्ट हो चुके थे। अब उसके पास दोबारा पौधे उगाने का कोई चारा नहीं था, जिस वजह से नासा वालों के लिए और भी चुनौती बढ़ गई थी, क्योंकि नासा वालों ने मीडिया को भी ये बात बता दी थी कि मार्क अब भी जिंदा है और वो लोग इसे जल्द ही रेस्क्यू करने वाले हैं। लेकिन अब मार्क के पास काफी कम समय था, तो वो जल्द से जल्द मार्क तक खाना पहुंचाने की तैयारी में लग जाती है और जल्दबाजी के चक्कर में वो टेस्टिंग किए बिना ही रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, जो टेक्निकी खराबी के चलते हवा में ही ब्लास्ट होकर नष्ट हो जाता है, जिसपे सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही उम्मीद थी और उस पे पानी फिर गया था। इतने में एक स्टूडेंट जो छोटी सी प्राइवेट स्पेस कंपनी में काम करता था, उसे एक आइडिया आ जाता है। वो नासा के सर्वर रूम में घुस के नासा के कंप्यूटर से डेटा निकाल के पता लगा देता है कि जहां नासा ने अगले 4 साल बाद अपनी लैंडिंग करनी थी, वहां पहले से ही नासा अपने प्रोब भेज देता है इमरजेंसी के लिए, जो मार्क की लोकेशन से 3200 किलोमीटर दूर था, जहां मार्क पहले ही जाना चाह रहा था, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से वो वहां जा नहीं पाया। खैर अब ये स्टूडेंट नासा वालों को अपनी थ्योरी बताते हुए कहते हैं कि अगर मार्क किसी तरह उस प्रोब तक पहुंच जाए तो उसका क्रू जो अब भी आउटर स्पेस में था, वो लोग मार्क को रेस्क्यू कर सकते हैं। अब नासा वालों को उसकी बात समझ में आती है, लेकिन मार्क का क्रू अर्थ के काफी करीब था और उनके पास इतना खाना नहीं था कि वो मार्स पे जाके मार्क को बचा ले और वापस अर्थ तक ले आए। और वैसे भी उस क्रू को आउटर स्पेस में 3 साल हो चुके थे और अब मजीद आउटर स्पेस में रहना उनके लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। अब नासा इसी मसले को हल करने में लगे हुए थे, तभी उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट से पता चलता है कि उनके पास एक प्रोब बिल्कुल तैयार था और वो इनकी हेल्प के लिए उन्हें प्रोब देने का भी कह देता है। तो अब इनके पास 2 चॉइसेस थी, एक तो ये कि वो लोग सिर्फ चाइनीज प्रोब को ही मार्स पे भेज दे जिसमें खाना हो, दूसरा ये कि मार्क के क्रू को जो अर्थ के करीब था उन्हें चाइनीज प्रोब भेज के उनके खाने पीने का मसला हल करके उन्हें मार्स पे भेजा जाए और मार्क को बचाया जाए। तो अब वो लोग ये फैसला करते हैं कि चाइनीज प्रोब को ही मार्स पे भेजा जाए बिना मजीद एस्ट्रोनॉट की जान को खतरे में डाले हुए। लेकिन इस बात की खबर मार्क के क्रू को पता चल जाती है। वो आपस में डिसाइड करते हैं मार्क को बचाने की। वो अपने स्पेस सेंटर के रुख को अर्थ से बदल के मार्स की तरफ कर देते हैं। नासा को जब इस बात की
की खबर लगती है तो वो मजबूरी में चाइनीज प्रोब को उनकी तरफ भेज देते हैं, जिसे मार्क के क्रू मेंबर अपने हैंडओवर करके मार्स की तरफ निकलते हैं। वहाँ मार्स पे मार्क सोलर पैनल और बाकी इक्विपमेंट अपने साथ लेते हुए 3200 किलोमीटर दूर प्रोब के लिए निकलता है। रास्ते में जब भी चार्ज खत्म होता है तो मार्क सोलर पैनल को निकाल के रोवर को चार्जिंग पे लगा देता है और खुद आराम करने लगता है। ऐसा करते हुए खैर आखिरकार मार्क उस प्रोब तक पहुंच जाता है। फिर वो नासा के बताए हुए तरीके से उस प्रोब को तैयार कर देता है और उस प्रोब के सारे गैर जरूरी चीजों को हटा के नीचे फेंक देता है ताकि वो प्रोब टेक ऑफ करने के लिए हल्का हो सके और बाद में उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने और वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर पाए। यहाँ तक कि मार्क उस प्रोब के टॉप को भी हटा देता है। अब जब वो प्रोब तैयार हो जाता है तब तक उसका क्रू भी मार्स तक पहुंच जाता है। मार्क अपने क्रू को सारी कमांड दे देता है क्योंकि उसने सारी कंट्रोल्स हटा दिए थे वजन घटाने के लिए। अब उसका क्रू उसके प्रोब को लॉन्च कर देते हैं और प्रोब आसमान की ऊंचाई छूने लगता है। तभी क्रू को पता लगता है कि उनकी स्पीड मार्क के प्रोब से कहीं ज्यादा है, तो वो अपने स्पेस सेंटर के फ्रंट के फालतू हिस्से को ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं, जिससे उनके स्पेस सेंटर की रफ्तार धीमी हो जाती है। अब उन दोनों की रफ्तार एक जैसी रहती है, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि मार्क के प्रोब की दूरी उनसे काफी ज्यादा थी। तो स्पेस सेंटर के कैप्टन खुद को रस्सी से बांध के उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी काफी नहीं रहता क्योंकि रस्सी छोटी थी और इनकी दूरी काफी ज्यादा थी। अब कैप्टन अपनी रस्सी खोलने का कहती है ताकि वो मार्क तक पहुंच के उसे पकड़ लें, लेकिन इसमें काफी खतरा था। ये तो सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा था। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन अपनी रस्सी खोलती, इससे पहले मार्क अपने ग्लव्स में छेद कर देता है, जिससे एक प्रेशर बनता है और उस प्रेशर की वजह से मार्क आयरन मैन की तरह उड़ने लगता है और उड़ते हुए कैप्टन तक पहुंचता है, लेकिन कैप्टन उसे पकड़ नहीं पाती। तभी मार्क उसकी रस्सी पकड़ लेता है। अब कैप्टन रस्सी खींच के उसे पकड़ लेती है। यहाँ भी मार्क को मजाक सूझता है। वो कैप्टन से कहते हैं तुम्हारे म्यूजिक सुन सुन के मैं थक गया था, अगली बार अपनी कलेक्शन चेंज कर देना। कैप्टन उसे अपने स्पेस सेंटर लेकर आती है। अब मार्क बच गया था तो वो लोग अर्थ की तरफ निकलते हैं। फिर कुछ दिन बाद अर्थ पे हमें यूनिवर्सिटी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मार्क को हम एज अ प्रोफेसर देखते हैं। अब वो स्पेस रेस्क्यू क्लासेस देने लगता है। इसी के साथ ही मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी छोटी सी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं मजीद इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।